नमस्ते बच्चों। वृद्धि एवं विकास के बारे में हम काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम दोनों की परिभाषा, दोनों में अंतर भी समझ चुके हैं और हमने विकास के नियम भी पढ़ लिए हैं। आज हम वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के कारक होते हैं। इनमें से कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। और बच्चों, कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जो परस्पर अंतःक्रियाओं के द्वारा विकास को प्रभावित करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में आगामी वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया पिछली जो प्रक्रिया हो चुकी है उस पर आधारित होती है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अभी हमने बात की कि वृद्धि और विकास जो होता है और बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को कुछ कारक स्वतंत्र रूप से प्रभावित करते हैं और कुछ कारक ऐसे होते हैं बच्चों जो आपस में अंतःक्रियाओं के द्वारा प्रभावित करते हैं। और शरीर में प्रत्येक अंग में आगामी वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया जो होती है वो पिछली प्रक्रिया पर आधारित होती है। जैसे यदि गर्भकालीन अवस्था में माता के पोषण एवं स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाए तो समय से पूर्व अल्प वजन का शिशु का जन्म होता है और शिशु जन्म के बाद जीवन जीने की संभावनाएं भी नगण्य हो जाती है। और यदि माता को कोई ऐसा रोग है जो कि बच्चे में हस्तांतरित हो सकता है तो वो बच्चे में हस्तांतरित भी हो जाता है और इसके दुष्परिणाम भी बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं और कुछ कारक इस प्रकार हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम वे कारक होते हैं जो बालक को जन्म से ही माता पिता से और अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होते हैं। माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु में वंशानुक्रम के वाहक जीन्स उपस्थित होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, जब मैंने आपको जायगोट की संरचना बताई थी कि माता के अंडाणु में और पिता के शुक्राणु में वंशानुक्रम के वाहक जीन्स उपस्थित होते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं ना, ये जीन्स ही गर्भाधान के समय भिन्न भिन्न रूप से संयुक्त होते हैं। इसीलिए बालक की शारीरिक रचना, गठन, डील-डोल, लंबाई चौड़ाई, रंग रूप इत्यादि अपने माता पिता से मिलती जुलती है। बालक की आंखें कैसी होंगी, त्वचा का रंग कैसा होगा, चेहरे का आकार, नैन नक्श, बोलने चलने का तरीका आदि अपने माता पिता से और कई बार दादा दादी, नाना नानी से भी मिलता जुलता है, जिसे देखकर कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी अंदाजा लगा सकता है कि इस व्यक्ति के माता पिता कौन होंगे। बुद्धि शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति और दूसरी जो मानसिक योग्यताएं होती है बच्चों, उनका निर्धारण भी वंशानुक्रम के द्वारा होता है। और वंशानुक्रम के माध्यम से जो भी गुण बच्चे को प्राप्त होते हैं, जो भी विशेषताएं प्राप्त होती है, ये बिना प्रयत्न ही प्राप्त हो जाती है। इसी कारण से हम कहते हैं कि माता पिता अगर गोरे हैं तो संतान भी गोरी होगी, है ना। तो ये चीज वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि वंशानुक्रम के वाहक जीन्स होते हैं और गर्भधारण के समय जीन्स का हस्तांतरण होता है। और ये जीन्स क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। इसी कारण से बच्चों, एक ही माता पिता की संतानों में भी भिन्नता दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि भिन्न भिन्न तरीके से ये जीन्स आपस में संयुक्त होते हैं और इसीलिए इसे भिन्नता का नियम भी कहते हैं। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि माता पिता लंबे हैं तो संतान नाटे या छोटे कद के भी हो जाते हैं। इसी प्रकार माता पिता तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन संतान दुर्बल हो सकती है, मंद बुद्धि की हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक के गोरे या दूसरे के सांवले रंग होने पर भी बच्चा गोरा हो सकता है। तो इसे हम प्रतिगमन का नियम कहते हैं और उसके कारण ऐसा होता है। बच्चों, ये भी देखा गया है कि वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो बीमारियों के संबंध में भी होता है।
जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, दमा, गठिया, एड्स। ये कुछ बच्चों ऐसे रोग होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही हस्तांतरित हो जाते हैं। अतः वंशानुक्रम को व्यक्ति की संरचना और क्रियात्मकता से संबंधित उपहार या ऋण समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपने विकास के जन्मजात एवं अर्जित क्षमताओं का उपयोग करता है। ऐसी क्षमताएं जिसके लिए कि उसको बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये उपहार स्वरूप उसे प्राप्त हो जाती है। दूसरा कारक जो कि प्रभावित करता है वो है वातावरण। बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने में वातावरण बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और जैसा कि हम वातावरण का एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, वंशानुक्रम का भी पढ़ चुके थे कि वातावरण क्या है। आप में से ध्यान आ रहा है किसी को? वातावरण के अंतर्गत वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित होती है जो कि बालक के व्यवहार, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि कई प्रकार के विकास को प्रभावित करती है। बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि जब बालक का जन्म होता है ना, तो बालक पूर्णतः असहाय होता है और बहुत ही निर्बल होता है, और उसकी अगर उचित परवरिश नहीं की जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे समय में माता पिता और परिवार के सभी सदस्य मिलके नवजात शिशु का पालन पोषण करते हैं। जब बालक थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो शिक्षक बालक को शिक्षा दीक्षा देते हैं और स्कूल में उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं और उसके व्यक्तित्व को संभालते हैं और उसे ये समझाते हैं कि किस तरह से वो एक कर्मनिष्ठ और जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। बच्चों, वॉटसन ने अपने प्रयोगों में ये भी सिद्ध किया है कि अगर उचित वातावरण बच्चों को प्रदान किया जाए तो बालक को सुसभ्य और सुसंस्कारित बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे को उचित वातावरण नहीं मिलता है तो बालक में गलत आदतें पनप सकती है और बालक अपराधी प्रवृत्ति का भी बन सकता है। यानी कि बच्चों, इस बात से हम ये कह सकते हैं कि वातावरण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ना, कि जिसके माध्यम से बालक को आप जैसा बनाना चाहें वैसा आप बना सकते हैं। वातावरण द्वारा बालक को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हम बना ही लें, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनका मानना है कि बालक के भीतर अंतर्निहित शक्तियों का विकास कुछ सीमा तक ही कर सकते हैं, और जो अंतर्निहित शक्तियां हैं ना, वो ईश्वर प्रदत्त शक्तियां नहीं है, या इतनी कम मात्रा में वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो वातावरण है वो नैसर्गिक कमियों की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे बच्चों, हम इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी बालक में बुद्धि का स्तर बहुत ही कम है या फिर नहीं है, समझ नहीं है, तो उसे डॉक्टर, इंजीनियर, विज्ञान का शिक्षक या अंतरिक्ष यात्री या जो भी कुछ हम बनाना चाहें, कुछ बड़ा ऐसा कैसे बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसा बनाने के लिए बालक में सोचने समझने की, तर्क करने की, रुचि की, जिज्ञासा की और पढ़ने की और अंतर मन से वो शक्ति होनी चाहिए कि वो उस कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सभी वैज्ञानिक इस बात को बच्चों स्वीकारते हैं कि बालक के शारीरिक, गत्यात्मक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञात्मक, खेल आदि प्रकार का जो विकास है उसमें वातावरण का योगदान अहम है, बहुत ज़रूरी योगदान है। क्योंकि अगर एक बहुत अच्छा बालक है बच्चों, उसे अगर गलत वातावरण में रखा जाए तो गलत आदतें सीखने में देर नहीं लगाएगा। उसके अंदर जो अच्छी बुद्धि है वो उसको किस ओर मोड़ लेगा? उसको गलत चीज़ों की तरफ मोड़ लेगा। और अगर उचित वातावरण का अभाव है तो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना असंभव सा लगता है। फिर हम सोचें कि उसको सुसंस्कृत और सभ्य नागरिक बनाया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। बच्चों, अध्ययनों से ऐसा भी पता चला है
कि भले ही बालकों में ईश्वरीय प्रत्यक्ष अंतर्निहित शक्तियां विद्यमान हो, लेकिन फिर भी अगर उसे उचित वातावरण नहीं दिया जाए तो उसमें सकारात्मक गुणों का विकास नहीं हो सकता है। और ऐसे वातावरण में जबकि उसे उचित वातावरण नहीं मिल रहा है तो बच्चे में गलत आदतें डेवलप हो जाती है, गलत कार्य करने के लिए वो प्रवृत्त हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति अपनाने लगता है। तो अनुपयुक्त वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसी प्रकार अगर भौतिक सुख सुविधाओं में पला हुआ बालक उचित वातावरण में अपने माता पिता को देख करके, उनकी समझ को देख करके अगर बालक बड़ा होता है तो उस बच्चे में सहयोग की, सहानुभूति की, सौहार्द की भावना का विकास हो सकता है। तो इसी प्रकार एकल परिवार में जो बालक बढ़ते हैं उनमें सहयोग, मैत्री, दया, करुणा आदि सद्गुणों का अभाव होता है, क्योंकि सब कुछ किसे मिलता है? सिर्फ उन्हें मिलता है। तो ऐसे बच्चों में जो कि एकल परिवार में बढ़ते हैं, अगर उनको माता पिता सही ढंग से मोल्ड नहीं करते हैं तो वो बालक स्वार्थी भी हो सकते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब बालक संयुक्त परिवार में रहता है, कई लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, तो ऐसे में क्या होता है, उसमें सहयोग, सौहार्द, मिलजुल कर काम करने की भावना, शेयरिंग की इच्छा होना, अपनी चीज़ों को आसानी से बांटना, त्याग करना, ये सारे सकारात्मक गुण देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, इससे ये पता चलता है कि जैसा वातावरण किसी व्यक्ति को मिलता है उसी के अनुरूप उसका विकास होता है। अगर वातावरण उपयुक्त है और व्यक्ति की समझ बुद्धि भी सही है तो वह उचित वातावरण में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। लेकिन बालक बहुत अच्छा है और वातावरण अच्छा नहीं है, चारों ओर सभी तरफ गलत कार्य ही हो रहे होते हैं, तो बच्चे पर उनका प्रभाव भी बुरा ही पड़ता है। तो अभी हमने वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में पढ़ा। ये तो प्रमुख कारक हैं जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला कारक जो हम देख रहे हैं वो है पोषण। बच्चों, भोजन और पोषण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वृद्धि और विकास में, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं बच्चों कि बिना भोजन के हम जीवन नहीं जी सकते हैं। गर्भकालीन अवस्था से लेके, यानी कि जब माँ गर्भाधान करती है, यदि गर्भकालीन अवस्था में माता को संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो इसका दुष्प्रभाव किस पर होता है? इसका दुष्प्रभाव होता है बच्चे पर, क्योंकि बच्चे को वो सारी पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल पाती है जो कि उसको माता के द्वारा मिलनी थी। तो गर्भकालीन अवस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भोजन एवं सिर्फ भोजन नहीं बच्चों, पोषण की भी आवश्यकता होती है। जन्म के बाद भी ऐसा शिशु रक्ताल्पता से रोग से ग्रसित हो सकता है जिसकी माता ने भोजन या पोषण पूरा नहीं लिया है। अल्प वजन का हो सकता है, समय पूर्व उसका जन्म हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि बच्चों जीने की संभावना ही कम है। और शिशु जन्म के बाद, क्योंकि माता का क्यों पूर्ण पोषण लेना ज़रूरी है बच्चों? क्योंकि शिशु के जन्म होने के बाद भी पहले तो उसका पोषण माता से ही होता है, जबकि गर्भकालीन अवस्था होती है, जब तक कि उसका जन्म नहीं होता है, जब तक कि वो माता के गर्भ में होता है। लेकिन बच्चों, जन्म लेने के बाद भी 6 महीने तक बालक माता के दूध पर ही निर्भर रहता है। तो अगर इस अवस्था में माता ने उचित आहार, संतुलित भोजन, हम कहें पौष्टिक भोजन नहीं लिया है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्योंकि शिशु किस पर निर्भर कर रहा है? माता पर निर्भर कर रहा है। तो अगर माता ने सब कुछ पौष्टिक नहीं लिया है तो इसका बुरा प्रभाव शिशु पर पड़ता है। और बच्चों, फिर क्या होता है कि 6 महीने के बाद की अवस्था में जब बालक ऊपर का आहार लेना प्रारंभ कर देता है तो उसका स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करने लग जाता है कि उसको किस प्रकार का आहार दिया जा रहा है, वो क्या चीज़ें ग्रहण कर रहा है। तो आहार हमेशा से पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है ये तो आप समझते ही हैं बच्चों, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार हम उसे कहते हैं जिसमें सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। पर्याप्त मात्रा से यहाँ तात्पर्य क्या है? यहाँ तात्पर्य है जितनी की बच्चे की आवश्यकता है। ठीक है।
तो आहार पूर्ण, पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए, जिसमें कि विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल, ये सारे जो 6 न्यूट्रिएंट हैं, ये जो पौष्टिक तत्व हैं, ये भरपूर मात्रा में होने चाहिए। क्योंकि प्रोटीन से बालक की बढ़वार होती है। बालक की ग्रोथ किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों? समझते हैं ना आप लोग? बच्चे की ग्रोथ डिपेंड करती है प्रोटीन पर। उसकी मांसपेशियां मजबूत बनती है। विटामिन और खनिज लवण अगर वो लेता है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, जिससे कि वह बीमारियों से बचता है और उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। इसीलिए संतुलित और पौष्टिक भोजन बालक के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं रोग एवं चोट के बारे में। बच्चों, रोग एवं चोट क्या है? एक बाहरी चीज है, लेकिन इसका बालक के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों, गर्भकालीन अवस्था में यदि माता को कोई गंभीर चोट लगी है और या फिर हम कहें वो ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो कि लाइलाज है और गंभीर बीमारी है, तो उसका घातक प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता ही पड़ता है। और जन्म के बाद भी यदि शिशु किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो डेफिनेटली उसका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। बच्चों, जैसे कि यदि कोई बालक है, जन्म से ही कमज़ोर है, एनीमिया है या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? उसका समुचित शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। और शारीरिक विकास नहीं होगा तो अंडरस्टूड है कि मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो ऐसे बालक क्या होते हैं? बहुत जल्दी से बीमार हो जाते हैं। उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। तो निमोनिया, सर्दी जुकाम, बुखार इत्यादि चीज़ें बालक को आए दिन परेशान करती है। इसलिए बालक का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। और बालक का शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास जुड़ा हुआ है। तो अगर बालक कमज़ोर है तो वो क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें बच्चे में देखने को मिलती हैं। और अगर बालक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है तो उसके पास बीमारियां नहीं आती है। और बीमारियां नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। और अच्छी होने के कारण उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास भी सामान्य गति से होता रहता है। बच्चों, हमने आज 4 कारक पढ़ लिए हैं: वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, रोग एवं चोट। और इसके आगे के कारक जैसे कि वातावरण, घर का और विद्या, आस पड़ोस का, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, लिंग भेद, प्रजाति, सांस्कृतिक वातावरण, इन सब के बारे में, ये जो बचे हुए कारक हैं, इनके बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।